नमस्कार दोस्तों, आपके सामने इतिहास आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तुत है और आपको इनका आंसर जो है वो देने हैं। आपके सामने पहला प्रश्न स्क्रीन पर। कुछ घटनाएं आपको दी गई है, इन घटनाओं को आपको क्रम से सेट करना है। 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, आप उत्तर दीजिए इसका। तो आपने मिलान कर लिया होगा दोस्तों, यहाँ इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ए। जस्ट ए सेकेंड। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ए जो है इसका 1 2 3 4 यानी जो सारी घटनाएं हैं वो क्रम से सेट है। पहले हुई कालकोठरी की घटना आपको याद होगा, जिसमें एक होलवेल ने वर्णन किया है कि 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने, और फिर उसमें से 123 जो है वो मर गए थे और केवल 23 जो है वो ज़िंदा बचे। और इससे क्या है कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें भूमिका बनाने में अंग्रेज़ों ने जो है महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस घटना से, यानी अंग्रेज़ों को एक पक्ष मिल गया था। बक्सर का युद्ध मित्रों आपको पता है 1764 में हुआ, और ये जो घटना है ये वाली ये है 1756 की, और मीर जाफ़र की जो मृत्यु है ये 1765 है, 1765। और इलाहाबाद की संधि है वो भी 1765 की है, हालांकि ये इससे थोड़ी बाद की है। तो इस तरह से पहला उत्तर हो जाएगा। आगे 1763 ईस्वी के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो मीर कासिम आपको पता है जो बंगाल का नवाब बनाया गया था इसको अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इस मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी जो है वो मेजर हेक्टर मुनरो था। यहाँ 1763 देकर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है एग्जामिनर के द्वारा, जबकि 1764 अगर आए और बक्सर का युद्ध आए तो भी आपको ध्यान में होगा कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और इसके साथ में जो मुग़ल बादशाह है शाह आलम और अवध का शुजाउद्दौला, इनका जो त्रिगुट था उस त्रिगुट को पराजित करने वाला जो कोई था व्यक्ति, वो भी अंग्रेज़ अधिकारी था, जनरल हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? बताएं, देखें आप दोस्तों। तो यहाँ जो श्वेत विद्रोह है इसका तात्पर्य है अंग्रेज़ों से, तो सी उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में होगा लॉर्ड रिपन के समय एक घटना हुई थी, इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल। इस बिल में क्या था कि ये था कि जो भारतीय जो मामले हैं तो उसमें उनके मुकदमे भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते हैं। मान लीजिए किसी अंग्रेज़ में और किसी भारतीय में कोई विवाद हो गया तो इनका जो मुकदमा है तो वो कोई अंग्रेज़ अधिकार यानी भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकता है। इस प्रकार का ये कोई बिल था, हालांकि बिल पास नहीं हुआ और इसके विरोध में अंग्रेज़ों ने जो है ज़बरदस्त विरोध किया, विद्रोह कर दिया एक तरह से, तो इसलिए इसको श्वेत विद्रोह जो है वो कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो है काफ़ी उदारवादी जो है जो विकासवादी सोच का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, बंगाल में किस नदी के तट पर पलासी स्थित है? बताएं, देखें आप इसमें क्या उत्तर होगा इसका। तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, भागीरथी। तो गंगा और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से जो है वो बनता है इसमें पलासी, जो है वो भागीरथी के किनारे स्थित है, यानी कि गंगा के किनारे। और यहाँ पे जो आपको ध्यान में ही है 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और सामने थे अंग्रेज़ों में भी जो है मुख्यतः है जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और ये जो क्लाइव है वो ही पहला गवर्नर बना फिर बंगाल का।
तो 1757 में अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डाल दी थी। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से जंग नहीं लड़ी थी? गुड क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया था आपको, एक त्रिगुट था, उस त्रिगुट को हेक्टर मुनरो ने पराजित किया था, सामने हेक्टर मुनरो की सेना थी। तो कौन इसमें शामिल नहीं था? तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था दिल्ली का, सुजाउदौला अवध का नवाब था। इसलिए इन तीनों का जो त्रिगुट है वो बक्सर के मैदान में आया था, मगर दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों के सामने ये तीनों पराजित हो गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की थी और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर उनका कब्जा हो गया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला कौन था? मैसूर की घटना है ये, और ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था जो घटना है ये, और स्वतंत्रता का वृक्ष फ्रांस की क्रांति में लगाया गया था। तो आपको जो है वो बताना है। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा बी, टिप्पू सुल्तान। आपको पता ही है हैदर अली जो है ये 1761 में वहाँ का शासक बना था, और इसके बाद में इसका बेटा जो है वो 1782 में ये शासक बना। आपको पता है कि 4 जो ये युद्ध हुए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 2 युद्ध तो हैदर अली के नेतृत्व में लड़े गए, और तीसरा और चौथा युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़े गए। चौथे युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी, जबकि दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए थे? बताएं आप। तो उत्तर हो जाएगा मित्रों सी, हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि जो है 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जो है, वेलेजली, ये लेकर आया था, और इसने जो है ये सहायक संधि में एक तरह से जो कोई भी शासक है उसको अपना अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बना लिया जाता था। अंग्रेज़ों की सेना उसके दरबार में रहती थी। तो सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने इसको जो है हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? डलहौजी आपको पता ही है 1700 जो है ये 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो बताइए आप। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, अवध का अधिकरण। अवध जो है एक बड़ा राज्य था जिसकी हमने अभी चर्चा की थी कि सुजाउदौला था उसका 1764 के टाइम शासक, तो ये वही अवध। तो डलहौजी ने क्या किया कि 1856 में अवध के ऊपर एक आरोप लगाया कुशासन का, यानी यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, जबकि अंग्रेज़ों की कौन सी अच्छी थी। तो कुशासन का आरोप लगा के इसका अधिग्रहण कर लिया। तो ये क्या है कि इसकी एक बड़ी भूल थी, हालांकि गोद लेने की भी थी, पर यह जो है सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है उसकी। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये घटना हो जाएगी यहाँ पे मित्रों बी, 1793। आपको पता होगा उस समय गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ये था, और ये लेकर आया था स्थायी बंदोबस्त। यानी इसने कहा कि ये एक स्थायी दरें रहेगी किसानों की। तो उसने एक बार तो ऊंची दरें रखी, फिर कहा कि आप घबराइए नहीं, आपके लिए परमानेंट है, आगे आने वाले 10 सालों तक, कई सालों तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे। मगर अंग्रेज़ बड़े चालाक थे और उन्होंने उन दरों में चेंज भी किया। तो किसानों को एक बार तो मार पड़ी, आगे भी उनको जो है बोझ, आर्थिक मार पड़ी। तो कॉर्नवालिस का एक कथन भी और प्रसिद्ध है जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्ट है, ये भी कथन इसका है। भारत में सिविल सेवा जो है उसका जनक जो है वो भी कॉर्नवालिस को माना जाता है, और स्थायी बंदोबस्त का जो है वो भी उसी ने किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? प्रेस यानी समाचार पत्र, तो इनके ऊपर प्रतिबंध वाला था ये एक तरह से।
तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो विभिन्न प्रकार के जो पीसीएस एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपी, एमपी, राजस्थान या आईएएस, आरएएस, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम्स है उसमें कुछ तो आए हुए क्वेश्चन है और कुछ जो है उनकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर आते हैं हिस्ट्री, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेंगे। और हिस्ट्री तो हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। लॉर्ड लिटन इसमें हो जाएगा। ये 1878 की घटना है मित्रों, और इसमें ये कहा गया था कि जो देसी भाषा के जो समाचार पत्र है, ठीक है, यानी अंग्रेजी नहीं, देसी भाषाएं जैसे बंगाली हो या हिंदी हो, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि किसी भी प्रकार का अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मैटर अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा गया तो तुरंत जो है वो मशीन सीज कर ली जाएगी और जो है जुर्माना लगाया जाएगा। तो एक तरह से इसने गला घोंट दिया स्वतंत्रता का। दस्तक क्या है? दस्तक बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, शुल्क मुक्त व्यापार। आपको इसकी पीडीएफ में जो है आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इसके नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लेवें। जीके बाई मुकेश ढाका नाम से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। दस्तक शब्द, तो ये आपको याद होगा, शुल्क मुक्त व्यापार। बंगाल में ये सुविधा दी गई थी, और जो फर्रुख सियार था, मुग़ल बादशाह है फर्रुख सियार, उसके द्वारा जो है ये 1717 में सुविधा दी गई थी। एक था डॉक्टर हैमिल्टन नाम का अंग्रेज़ डॉक्टर था ये। तो ये जो फर्रुख सियार है ये काफ़ी बीमार था, तो इसका इलाज किया। तो इससे पूछा भी तुम क्या मांगोगे, तो इसने कहा इस एक पास जो है ना, फ्री पास, शुल्क मुक्त व्यापार अंग्रेज़ों को, ये मांगा इसने। तो इससे क्या है कि भारतीय व्यापार को नुकसान पहुंचा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो ये आप संधि का सन भी ध्यान में रखें और आप घटना को जोड़ें 1764 के बक्सर के युद्ध से। तो बताइए, देखें आप, शाह आलम द्वितीय, ए हो जाएगा इसमें। ये शाह आलम द्वितीय कौन था दोस्तों? ये था मुग़ल बादशाह है, जो कि दिल्ली का शासक था। हालांकि नाम का मुग़ल बादशाह था, पहले जितना ताकतवर नहीं था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन तीनों को हरा दिया था। और तीनों को मतलब अवध, बंगाल और दिल्ली के तीनों को शासकों को। और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज़ बड़े चालाक थे, वो सीधे कुर्सी पे नहीं बैठते थे, सिंहासन पर नहीं बैठते थे, बल्कि उनको सिर्फ राजस्व से, रेवेन्यू से मतलब था। इसलिए वो दीवानी अधिकारी उन्होंने लिए राजस्व संबंधी, ताकि वो धन जो है वो कमा सकें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, लॉर्ड लिटन के समय की बात है। और ये एक तरह से देसी भाषा पर प्रतिबंध वाला जो है वो कानून था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों बी, 1878। ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार, हज़ारों बार जो है बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। फोर्ट विलियम कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किया गया किला था, इसमें वो अपनी सेना रखते थे, किलाबंदी करते थे। तो कहाँ है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्ट विलियम जो है, विलियम 4 अक्षर हैं, तो कलकत्ता आप याद रखें 4 अक्षर, इस तरह से ट्रिक से याद रखें। जबकि फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी पूछा जाता है, जॉर्ज वो कहाँ है? तो ये जो है वो है मद्रास यानी चेन्नई। अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? यानी भारत में आए तो आने के बाद में व्यापारिक केंद्र। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, सूरत। सूरत में जो है अपनी व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो बी उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने यानी गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन भारत में ये पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने जो धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ
यानी ये अलग से पूछा जाता है किसका है ये सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत किसका है। तो ये दादा भाई नौरोजी का है। और इसमें जो है इन्होंने आय भी बताई थी 1800 उसमें उन्होंने बताई थी कि भारतीय की जो आय है वो 20 रुपये थी उस समय की आय, उस टाइम के हिसाब से। तो पहली बार आय, प्रति व्यक्ति आय बताई। धन निष्कासन इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अंग्रेज जो है विभिन्न रूपों में भारतीय धन का जो है एक तरह से निष्कासन कर रहे हैं ब्रिटेन में। भारत कंगाल हो रहा है और ब्रिटेन धनवान हो रहा है। भारत के पैसे से ब्रिटेन जो है वो ऐश कर रहा है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो सबसे पहले बताई। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, आप ध्यान में रहे आपको, और उदारवादी नेता थे कांग्रेस के। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ बताइए। तो मित्रों रैयतवाड़ी जो है मद्रास में हुआ। रैयत का तात्पर्य वैसे किसान से होता है। तो आप ध्यान में रखें कि अंग्रेज़ों ने अलग अलग व्यवस्थाएं की थी रेवेन्यू की। तो ये सीधे किसान से अगर समझौता कर रहे हैं कि तुम्हें कितना रेवेन्यू देना है, सीधे किसान से मिल रहे हैं, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और वो मद्रास में हुई थी। जबकि बंगाल जो साइड है उसमें स्थायी बंदोबस्त किया गया था, और जो पंजाब साइड है उसमें महालवाड़ी जो है बंदोबस्त वो किया गया था। महाल का तात्पर्य है गांव से, यानी गांव के किसी एक व्यक्ति से, मुखिया से, सरपंच आदि से किया जाता था। भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है वो किसने दिया। तो ये नारा दोस्तों आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी, जन्म गुजरात में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, और इन्होंने स्वदेशी, ठीक है, स्वभाषा, इस पर विशेष फोकस दिया। आत्मनिर्भरता जिस पर कि आज इंडिया कर रहा है फोकस, आज कोरोना ने सिखाया है। तो स्वामी जी ने उस समय कहा था कि स्वदेशी को अपनाओ। उन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, बुरे से बुरे जो है स्वदेशी शासन, यानी ये बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा है। यानी कहने का मतलब चाहे कैसा भी हो स्वदेशी शासन सबसे बेस्ट है। और भारत भारतीयों के लिए है। एक नारा और था इनका, वेदों की ओर लौटो। और इनकी किताब का नाम भी आपको पता होगा दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये दयानंद जी के बारे में मुख्य बातें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन का जो है नेता था। ये मुस्लिम समाज में एक आंदोलन जो है किया गया था समाज सुधार का। तो इसके नेता थे सैयद अहमद, ध्यान में रखें आप, सर सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन इन्होंने चलाया था, और इसमें मुख्य इनका जो फोकस था वो अंग्रेजी शिक्षा पर था। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप अंग्रेजी भाषा भी सीखें, पढ़ें। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी प्रांतों को जो है कब स्वायत्तता दी गई, आज़ादी दी गई। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 1935। यानी प्रांतों में द्वैध शासन जो है, दोहरा शासन जो था वो हटा दिया गया था। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, तो कब, 1935 में। और केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। द्वैध शासन का मतलब क्या था कि जो सब्जेक्ट विषय होते हैं कानून बनाने के, उसके 2 भाग बना दिए गए थे। जैसे अभी है ना 3 सूचियाँ उस तरह से। तो एक भाग जैसे मान लीजिए विदेश मामले हैं, युद्ध का है, रक्षा संबंधी है, वो तो रहा अंग्रेज़ों के पास में, और शांति व्यवस्था कानून आदि वो रहा भारतीयों के पास में। तो 2 विषय बांट के अगर कर दिया तो यह है द्वैध शासन। 1919 में आप ध्यान में रखें, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, और 1935 में उसको हटा दिया गया, तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। तो 1919 में तो लागू हुआ और 1935 में हटा दिया गया। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, प्रश्न कई बार पूछा गया है आरएस और आरपीएससी के एग्ज़ाम में। अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी, कब लागू हुई थी बताइए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1835। आपको ध्यान में होगा लॉर्ड मैकाले जो है वो ये स्कीम लाया था, और लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। उसने कहा कि हम
भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, अंग्रेजी संस्कृति सिखाएंगे। उसने कहा हम ऐसे लिपिक तैयार करना चाहते हैं जो देखने में तो काले हैं मगर हृदय से गोरे हैं, यानी कि गोरे का मतलब अंग्रेज़ है, बाहर से भारतीय अंदर से अंग्रेज़। तो और उसने एक अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत भी दिया था, यानी कि अधोमुखी ऊपर से छनकर आएगा नीचे की ओर, निस्यंदन। उसने कहा कि अगर भारतीय लोग, उच्च वर्ग के लोग पढ़े लिखे होंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तो उसका असर धीरे धीरे नीचे तक, निम्न वर्ग उनको फॉलो करते हैं तो उन तक जाएगा, और भारतीय संस्कृति की बजाय अंग्रेजी संस्कृति में ढले हुए लोग ज़्यादा हो जाएंगे। उस समय गवर्नर जनरल जो है वो था बेंटिक। तो 1833 में स्कीम लाया था मगर लागू हुई 35 में, ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाबों के बारे में आपको बात आती है, जैसे 1757 के समय कौन था? सिराजुद्दौला। उसके बाद में फिर मीर जाफ़र को बनाया, फिर मीर कासिम को बनाया। तो इस तरह से अंतिम कौन था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा निज़ामुद्दौला, सी उत्तर हो जाएगा मित्रों। ये जो है अंतिम नवाब था। मीर जाफ़र तो 1757 से लेके 1760 तक रहा, फिर इसने हाथ खड़े कर दिए। अंग्रेज़ बार बार इससे पैसे मांगते थे तो इसने कहा कि खजाना खाली हो गया है। फिर मीर कासिम को बनाया, ये 1760 से 1764 तक रहा। इसने जो है, अंग्रेज़ों ने बार बार धन मांगा, हालांकि अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, परंतु इसने एक बार तो अंग्रेज़ों को भुलावे में रखा और धीरे धीरे संगठन बनाना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों को सबक सिखाने की ठानी और संगठन बनाया। बक्सर का युद्ध हुआ मगर हार गया, पराजित हुआ। फिर पुनः जो है मीर जाफ़र के बेटे को बनाया गया था। तो अंतिम नवाब जो है इस तरह से निज़ामुद्दौला है, वो होगा। जमोरिन कौन था? जमोरिन, तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा ए, कालीकट का शासक था। आपको पता ही है कि भारत जो है वास्को डी गामा आया था, और जो पुर्तगाली था तो वो सबसे पहले कहाँ रुका था? केरल। केरल में जो है ना कालीकट, वहाँ पर। तो कालीकट जो है 1498 में आया था ना वास्को डी गामा। तो जमोरिन जो कालीकट का जो शासक है केरल का, तो वो कालीकट का या उसका शासक जमोरिन कहलाता था। अब ये वंश भी हो सकता है, राजा का नाम भी हो सकता है। रेतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया, इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आया था, 1793 की बात थी। और अच्छा वो स्थायी बंदोबस्त था। रेतवाड़ी बंदोबस्त का भी आया था, अपन ने नाम लिया था कि रेत का मतलब होता है किसान, और ये जो है ये मद्रास क्षेत्र में किया गया था, ठीक है। और अब आपको बताना है कि ये किसने शुरू किया, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ए। अब इसकी एक बहुत शानदार ट्रिक है, मुन्नरों। मुन्नरों से आप मुन्नों को याद रखें। मुन्ना, मुन्ना कहते हैं छोटे बच्चे को। मुन्ना क्या करता है? छोटा बच्चा कहाँ खुश रहता है? रेत में, ठीक है। तो मुन्नरों रेत, और जो है उसको रेत क्या है? रास आ जाती है बच्चे को। तो ये तीन नाम से मुन्ना, रेत, रास आ गई। रास यानी मद्रास, रेत यानी रेत, और मुन्ना यानी मुन्नरों। तो ये आपको याद रह जाएगा। लॉयल कमीशन का क्या मुद्दा था? लॉयल कमीशन का क्या मुद्दा था? तो ये जो है दोस्तों दुर्भिक्ष यानी कि अकाल जो है उससे संबंधित कमीशन था और उसकी सिफारिशें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ध्यान में रखें आप, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी और व्यापार करती आ रही थी और साथ साथ में भारत में शासन का काम भी कर रही थी। तो धीरे धीरे इसका क्या है, कहा कि व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी दूसरी कंपनियों को भी मौका मिल गया भारत में आने का। तो ये घटना कब की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, 1813। ध्यान में रखें आप, 1813 का जो चार्टर एक्ट है, यानी ये 4 चार्टर एक्ट आए थे कंपनी के लिए। 1793 है, 1813 है, 1833 है, और 93, 13, 33 और एक और है ना इसमें 53। तो इसमें आप ध्यान में रखें कि जो 1813 वाला है ये इम्पोर्टेंट था। इसमें कंपनी का एकाधिकार को समाप्त करके दूसरी जो कंपनियां हैं ब्रिटेन की, उनको भी मौका दिया कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हो। इससे पहले वो नहीं आ सकती थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई
कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी विपद से जन्म, स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। यानी बिना किसी भेदभाव के जो है भारतीय को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी दी जाएगी। तो ये कब किया गया था? तो ये दोस्तों काफ़ी बाद में किया गया था। सी 1833 का जो अधिनियम है उसमें ऐसा किया गया था। भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों ये द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली समाचार एजेंसी थी। 1765 ईस्वी में संपन्न हुई इलाहाबाद की संधि में निम्न में से कौन भागीदार था? कौन कौन शामिल हुए? तो ध्यान में रखें, सन भी याद रखें 1765 और इलाहाबाद की संधि याद रखें। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज जीत गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है ये संधि की अपने जिनको पराजित किया उनसे। तो यहाँ मित्रों उत्तर हो जाएगा ये सी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला। तो इसमें वो त्रिगुट था, उसमें मीर कासिम को शामिल नहीं किया इस संधि में, अवध के नवाब को और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह को शामिल किया और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से ये था ही। क्लाइव जो है वैसे तो कंपनी का क्लर्क बनकर आया था, फिर सेना में भी ये सेनापति भी रहा और इसने पलासी का युद्ध भी जीता, ठीक है। मगर यहाँ संधि के टाइम जो है ये था और ये भारत का गवर्नर भी, भारत का क्या बंगाल का जो गवर्नर भी रहा था। निम्न में से किस संधि द्वारा पेशवा ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि स्वीकार की? पेशवा कौन होता था? मराठों का जो पहले तो प्रधानमंत्री हुआ करता था शिवाजी के टाइम, फिर ये जो है मुखिया बन गया एक तरह से, प्रमुख सरदार। तो पेशवा ने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि स्वीकार की, किस रूप में? तो बसीन की संधि, बेसीन की संधि के साथ ही जो है पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। यानी कि अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे और बदले में हमारी जो सेना है वो आपको अपने दरबार में रखनी पड़ेगी, सेना का खर्चा वो खुद उठाएंगे मराठे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों और विदेश मामले कौन देखेंगे? अंग्रेज़ देखेंगे। युद्ध और संधि किस आधार पर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? ये अपना पहला या दूसरा क्वेश्चन था, 1856 की बात है और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो बताइए क्या आरोप लगाया था, जो कि उसकी एक बड़ी भूल भी सिद्ध हुई, यानी उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा विद्रोह के रूप में। तो कथित कुशासन का आरोप लगाकर जो है ये किया गया था। दो कथन दिए गए हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क में फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी। आपको क्या लगता है, क्या दोनों सही है या कुछ कोई एक गलत है या दोनों गलत है? सही है तो क्या ये ए इस आर की व्याख्या कर रहा है या इसका कारण है? ऐसे प्रश्नों में आप क्यों की लगा के जोड़ा करें। यहाँ आगे मन में सोचें क्योंकि, इस कारण की जगह आप क्यों की लगा के आगे पढ़ा करें इसको क्योंकि। तो इससे आपके जो है ये प्रश्न हल करने में सुविधा रहेगी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों ए, दोनों सही है। जैसे टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष का रोपण किया क्योंकि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति ने गहरी छाप छोड़ी थी। आपको पता है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, जबकि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो है वो नेपोलियन से भी उसने पत्राचार किया था मदद के लिए, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वैसे ही दुश्मनी थी। तो इसने सोचा कि जो फ्रांसीसी है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उसकी मदद कर सकते हैं और स्वतंत्रता का वृक्ष भी इसने लगाया था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से प्रश्न भी आपको ठीक लगे होंगे और व्याख्या से आपको और डिटेल समझ में आई होगी। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा लगा, और आपका कोई सुझाव या आपका कोई डाउट या आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।